हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी, बिहार एस्टेट एंड झारखंड के लिए होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बेनेडिक्ट रोथ स्पाइरोमीटर नापने का एक यंत्र है। तो आप लोगों को ये बताना है कि जो बेनेडिक्ट रोथ स्पाइरोमीटर है ये किसको नापने का एक यंत्र होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है एसडीए, एसडीए को नापने का। सेकंड ऑप्शन है बीएमआई को नापने का। थर्ड ऑप्शन है बीएमआर को नापने का। एंड लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है एमएमआर को नापने का। तो आपको ये बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो बेनेडिक्ट रोथ स्पाइरोमीटर होता है ना, ये मापता है किसको, बीएमआर को। ठीक है, किसको, बीएमआर को नापता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो बीएमआर होता है इसकी फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। तो कई बार एग्जाम में आप लोगों से ये भी पूछ लेता है कि बीएमआर की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको ध्यान रखना है बॉडी मास इंडेक्स। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ आप लोगों से, वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, ये सारे इसके लक्षण हैं। तो आपको ये बताना है, जैसे वृद्धि का अभाव हो जाता है, चिड़चिड़ापन आता है, त्वचा में परिवर्तन होता है, बालों में परिवर्तन होता है, ये सारे किसके सिम्टम्स है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पीईएम की कमी यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की कमी, फ्लोरोसिस, क्वाशियोरकर या सूखा रोग। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ना, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन, बालों में परिवर्तन और वृद्धि का अभाव, ये सब होता है किसमें, क्वाशियोरकर में होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वाशियोरकर में क्या होता है, ये 1 से 3 साल के बच्चों को होता है। कब, 1 से 3 साल के बच्चों के में होता है ज़्यादातर। और क्वाशियोरकर होता है प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से होता है। और इसमें बॉडी में जलीय सूजन आ जाती है जिसको हम ओडिमा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हम एडिमा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है इसमें आपसे, निम्न में से कौन सा रोडोप्सिन का घटक है। तो आपको ये बताना है कि रोडोप्सिन का घटक कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम या लौह तत्व। तो जो रोडोप्सिन का घटक होता है ना, वो होता है आपका विटामिन ए। विटामिन ए और ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और जो रोडोप्सिन होता है ना, रोडोप्सिन आंखों के लिए एक ऐसा प्रोटीन होता है जिससे रेटिना के रिसेप्टर में रोशनी को समाहित करने की शक्ति मिलती है, यानी कि पावर आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है, फॉलिक एसिड की कमी से होने वाला एनीमिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, परनीसियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो जो जो फॉलिक एसिड की कमी से होता है ना, फॉलिक एसिड की कमी से होता है आपका कौन सा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फॉलिक एसिड यानी कि B9 की कमी से होता है, किसकी, विटामिन B9 की कमी से होता है। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या हो जाता है कि आरबीसी का निर्माण कम होता है। ठीक है, और आरबीसी अपने नॉर्मल साइज से बड़ी हो जाती है। जैसे आरबी का नॉर्मल साइज होता है इतना, तो आरबीसी इतनी बड़ी हो जाती है, नॉर्मल साइज से ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको क्या बोलते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, पूछा हुआ आप लोगों से, ऑस्टियोपोरोसिस होनी आयु संबंधित परिवर्तन हो सकता है जो के कारण होता है। तो आपको ये बताना है कि ऑस्टियोपोरोसिस किस आयु संबंधित परिवर्तन हो सकता है, जो कि किसके कारण होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन, सेकंड है घटा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन, थर्ड है बढ़ा हुआ कैल्शियम अवशोषण एंड लास्ट है बढ़ा हुआ विटामिन सी ग्रहण। तो आप लोग को राइट आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि घटा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन। तो जब एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाता है तो व्यक्तियों के जो हड्डियों की डेंसिटी होती है ना, यानी कि हड्डियों का घनत्व,
वो कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है इसमें आप लोगों से, वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका विलेय, पारगम्यता, विलायक या अर्ध पारगम्यता। तो जो तरल यानी कि लिक्विड फॉर्म में जो घोल में पदार्थ होता है ना, वो क्या कहलाता है, वो विलय कहलाता है, यानी कि सॉल्युबल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से, मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का स्त्रावण अधिक होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, कार्बोनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम मसालों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं ना, तो हमारे अंदर किस अम्ल का स्त्रावण अधिक होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है, यानी कि HCl। ठीक है, किसका होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके कारण व्यक्ति में क्या होता है, इसके कारण व्यक्ति के सीने में जलन होती है, पेट में जलन, तेज दर्द, सांस लेने में तकलीफ होती है आदि समस्या उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे एसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे एसिडिटी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, दुग्ध प्रोटीन किस एक आवश्यक अमीनो अम्ल का धनी होता है। यानी कि आप लोग को ये बताना है दूध के प्रोटीन में कौन सा एक आवश्यक अमीनो अम्ल यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड ज़्यादा होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन ज़्यादा होता है, आर्जिनिन ज़्यादा होता है या सेरिन ज़्यादा होता है। तो आप लोगों को राइट आंसर बताना है। जो तो दुग्ध प्रोटीन होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें लाइसिन आवश्यक अमीनो अम्ल ज़्यादा होता है। ठीक है, और दूध को क्या कहा जाता है, दूध को एक संपूर्ण आहार कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है, दूध में उस अपमिश्रक का नाम क्या है जो कि इसमें आयोडीन घोल मिलाकर निर्धारित किया जाता है। तो आप लोग को ये बताना है कौन सा अपमिश्रक ऐसा है जिसमें आयोडीन का घोल मिलाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है चौक चूड़, सेकंड है खनिज तेल, थर्ड है स्टार्च एंड लास्ट है पानी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो विभिन्न अनाज जैसे गेहूं, चावल, चना, जौ आदि में पाया जाता है, और स्टार्च का पाचन मुंह से लार के द्वारा शुरू हो जाता है। ठीक है, कहाँ से शुरू हो जाता है स्टार्च का पाचन, मुंह से हो जाता है, लार के द्वारा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, मानव दूध में बाइफाइट्स कारक क्या करता है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है ई कोली के विकास को रोकता है, सेकंड है लैक्टोबैसिली के विकास को रोकता है, थर्ड है ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को रोकता है, एंड लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को प्रोत्साहित करता है। तो आप लोग को ये बताना है कि मानव दूध में जो बाइफाइट्स कारक होते हैं ना, वो क्या कार्य करते हैं। तो वो क्या कार्य करते हैं, ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को रोकते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, जब दूध में यह डाला जाता है तो कैल्शियम में समृद्ध पनीर होता है। यानी कि आपको ये बताना है दूध में क्या डाल के हम पनीर बना सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है एसिटिक एसिड डाल के, या रेनिन डाल के, या सिट्रिक एसिड डाल के, या लाइपेज डाल के। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिट्रिक एसिड डाल के। ठीक है, पनीर को बनाने के लिए क्या करते हैं, दूध को उबाल लेंगे, इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे, फिर इसमें नींबू या सिट्रिक एसिड डालकर क्या करते हैं, दूध को फाड़ लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जिससे दूध के प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, केसीन। जिससे दूध का प्रोटीन जो होता है केसीन, वह अलग हो जाता है। इस केसीन को हम किसी सफ़ेद मलमल के कपड़े से छानकर अलग कर लेते हैं, और पनीर बनाने के लिए वजन या कोई भारी वजन डालकर उसे दबा दिया जाता है, जिससे केसीन क्या होता है, थक्के के रूप में जम जाता है। और जब केसीन को केवल कपड़े से छानकर उसमें अब उपस्थित पानी को अलग कर लिया जाता है ना,
तो जो बचा हुआ ठोस पदार्थ होता है ना, वह आपका क्या कहलाता है, छेना, और उसी से क्या बनता है, आपका पनीर बन जाता है। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, दूध में मिलावट की जाती है, तो आपको ये बताना है कि दूध में किसकी मिलावट की जाती है। आजमन तेल की मिलावट की जाती है, या चॉक पाउडर की मिलावट की जाती है, या स्टार्च की मिलावट की जाती है, टैल्कम पाउडर की मिलावट की जाती है। तो जो दूध होता है ना, यानी कि मिल्क में आपकी मिलावट की जाती है स्टार्च या मार्ड की, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ आप लोगों से, दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस पीएच पर केसीन अवक्षेप प्रेसिपिटेट होता है। आपको ये बताना है कि क्या ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है पीएच 6.5 पे, सेकंड है पीएच 4.6 पर, थर्ड है पीएच 7.5 पर, एंड लास्ट ऑप्शन है पीएच 3.0 पर। तो दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस पीएच पर केसीन अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट होता है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि पीएच 4.6 पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, पीएच 4.6 पर केसीन अवक्षेप हो जाएगा। और पनीर में कितना, 25 से 28% होता है क्या, प्रोटीन, और 30 से 35% होता है आपका फैट, और बाकी का क्या होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम, सोडियम और लवण से भरपूर मात्रा में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, पर आपका प्रोटीन कितना होता है पनीर में, 25 से 28%, और फैट होता है 30 से 35%। ठीक है, क्लियर है आपको ये। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आप क्वेश्चन को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है, अंडे में बायोटीन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है। तो आप लोग को ये बताना है कि जो अंडे में बायोटीन के साथ पाया जाने वाला प्रोटीन है ना, उसका क्या नाम है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है एवेडिन, सेकंड है ग्लोबुलिन, थर्ड है एल्ब्यूमिन, एंड लास्ट ऑप्शन है मायोसिन। तो अंडे में बायोटीन के साथ पाए जाने वाला प्रोटीन का नाम है, वो होता है एवेडिन। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो अंडे का सफेद भाग होता है ना, उसी में क्या होता है, उसी में आपका एवेडिन उपस्थित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से, किसी के भोजन में हरी सब्जियां आवश्यक क्यों होती हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, वे सलाद में अच्छी दिखती हैं, वह आपके दांतों को चमकता हुआ रखती हैं, या उनमें बहुत सारे विटामिन और खनिज होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी के भोजन में अगर हरी सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां आवश्यक होती है, क्यों होती हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे विटामिन और खनिज होते हैं, यानी कि बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है, कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखाई देता है। तो आपको ये बताना है, जो कॉटन का तंतु होता है वो अनुप्रस्थ काट में कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन दिया हुआ है, गोलाकार दिखाई देता है, चौड़ा दिखाई देता है, आयताकार दिखाई देगा, या लंबा दिखाई देगा। तो जो कपास का तंतु होता है वो अनुप्रस्थ काट में कैसा, लंबा दिखाई देता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कपास के तंतु की जो अनुप्रस्थ काट में क्या होता है, उसके बीच में एक क्या होते हैं, उसके बीचों बीच ना एक लंबी नली सी दिखाई देती है, यानी एक लंबी नलिका के समान दिखाई देती है। तो इसकी रचना कैसी होती है, लंबी नलिका के समान ये आपको देखने को मिलता है। अगर ये हो गई किसकी, अनुप्रस्थ काट में। अगर कपास की अनुदैर्ध्य काट को देखा जाए तो इसकी रचना चपटे बल खाए हुए फीते के जैसे लगती है। कैसे, चपटे यानी कि फ्लैट, बल खाए हुए यानी कि लहराए हुए, जो रिबन होता है ना, उसके जैसे लगती है। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है। तो आपको ये बताना है कि रेशम के कीड़े का जो लाइफ साइकिल होती है ना, वो कितने दिन की होती है लगभग। ऑप्शन दिए हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है 24 से 30 दिन तक, सेकंड ऑप्शन है 37 से 63 दिन तक, थर्ड ऑप्शन है 71 से 82 दिन तक, और लास्ट ऑप्शन है 90 से 120 दिन तक। तो जो रेशम के कीड़े का जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल होती है ना,
वो होती है 37 से 63 डेज तक। और रेशम के कीड़े जो होता है ना, तो रेशम के कीड़े का वैज्ञानिक नाम होता है बॉम्बैक्सी मोरो। ठीक है, क्या होता है? बॉम्बैक्सी मोरो। और इसकी 4 अवस्था होती हैं। कितनी अवस्था होती हैं? 4 अवस्था इसकी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अंडा, लार्वा, अंडा, लार्वा, प्यूपा, और लास्ट स्टेज होती है इसकी कीड़ा। ठीक है, और ये जो होती है ना, ये एकदम लाइन से होती है, यानी कि क्रम से होती हैं। 4 स्टेजों में पहला क्या होगा? अंडा, फिर लार्वा बनेगा, फिर प्यूपा बनेगा, एंड लास्ट स्टेज होगी इसकी क्या? कीड़ा। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा तंतु हाइड्रोफिलिक नहीं है। यहाँ नहीं दिया हुआ है तो ध्यान से पढ़िएगा। क्या पूछा है? कौन सा तंतु हाइड्रोफिलिक नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऊन, सेकंड है रेयॉन, थर्ड ऑप्शन है एसीटेट, एंड लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है सूती। तो जो हाइड्रोफिलिक तंतु नहीं होता है वो होता है आपका एसीटेट तंतु। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हाइड्रोफिलिक तंतु वो तंतु होते हैं जो कि पानी को अपनी ओर खींचते हैं, यानी कि पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन एसीटेट जो होता है वो हाइड्रोफिलिक नहीं होता है, यानी कि ये पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से सजावटी कपड़ों के किनारे तैयार किए जाते हैं। तो आपको ये बताना, जो सजावटी कपड़े होते हैं ना, उनके जो किनारे होते हैं उसको कैसे तैयार करेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है बुनाई विधि द्वारा, सेकंड है निटिंग विधि द्वारा, थर्ड है ब्रेड्स और लेस विधि द्वारा, एंड लास्ट ऑप्शन है फेल्टिंग विधि द्वारा। तो जो सजावटी कपड़े के किनारे होंगे ना, उसको हम किसके द्वारा तैयार करेंगे? ब्रेड्स और लेस विधि द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि बिहार पीजीटी का एग्जाम जल्दी आने वाला है, तो आप लोग इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। और झारखंड का भी एग्जाम जल्दी ही होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है सूती कपड़े को निम्न द्वारा सिकुड़ने से बचाया जा सकता है। तो आपको ये बताना है, जो कॉटन का कपड़ा होता है ना, उसको किसके द्वारा हम सिकुड़ने से बचा सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है मर्सराइजेशन की विधि द्वारा, सेकंड है फेल्टिंग विधि के द्वारा, थर्ड है सैनिटाइजराइजिंग के द्वारा, एंड लास्ट ऑप्शन है कैलेंडरिंग विधि द्वारा। तो जो सूती कपड़े को सिकुड़ने से बचाया जाता है ना, वो बचाया जाता है किस विधि द्वारा? सेंफोराइजिंग विधि द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो सेंफोराइजिंग होता है ना, ये एक व्यापारिक चिन्ह यानी कि ट्रेडमार्क होता है, और ये इस बात की गारंटी देता है कि कपड़े की अगर बार बार धुलाई की जाएगी ना, तब भी क्या होगा? तब भी वस्त्र सिकुड़ेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्त्र पर की जाने वाली परिचर्या क्या कहलाती है। कपड़े की जो हमारी लंबाई है और चौड़ाई है, उसको वांछित दशा में लाने के लिए जो वस्त्रों पर परिचर्या की जाएगी ना, वो क्या कहलाएगी, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है क्रेपिंग, सेकेंड ऑप्शन है सेंफोराइजिंग, थर्ड ऑप्शन है टेंटरिंग, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका सियरिंग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि टेंटरिंग। तो कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्त्र पर की जाने वाली परिचर्या क्या कहलाती है? टेंटरिंग कहलाती है। और ये परिचर्या होती है, ये वस्त्र के आकार प्रकार को सही करने के लिए अपनाई जाती है। ठीक है, सही करने के लिए क्या की जाती है? अपनाई जाती है। और यह एक कौन सी यांत्रिक परिचर्या होती है? कैसी परिचर्या होती है? टेंटरिंग यांत्रिक परिचर्या होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है निम्नलिखित प्रक्रिया के लिए कपड़ों के तंतुओं में समशक्तिशीलता का गुण महत्वपूर्ण होता है। किस में महत्वपूर्ण होता है, आपको ये बताना है। की पॉइंट दिया हुआ है क्या? समशक्तिशीलता। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कताई, सेकंड है बुनाई, थर्ड है कागे द्वारा बुनाई यानी कि करघे द्वारा बुनाई, एंड लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को राइट आंसर बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि कताई।
तो कताई की प्रक्रिया के लिए ही कपड़ों में तंतुओं में क्या होती है, समशक्तिशीलता का गुण महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है ग्रेन का अर्थ है। तो आप लोग को ये बताना है कि ग्रेन का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका कपड़े में तंतु की दिशा, यानी कि कपड़े में तंतु का डायरेक्शन। सेकंड ऑप्शन है कपड़े में धागे की दिशा। थर्ड ऑप्शन है कपड़े में किनारी की दिशा। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कपड़े का क्षेत्रफल। तो जो ग्रेन का अर्थ होता है ना, ग्रेन क्या कहलाता है, ग्रेन दर्शाता है कपड़े में धागे की दिशा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस तरफ ग्रेन होगा उसी तरफ क्या होगा, आपके कपड़े में धागे की दिशा होगी। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पूछा हुआ है आप लोगों से तिरछी लकीरें निम्नलिखित में से किस बुनाई की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है ट्विल, सेकंड ऑप्शन है स्वाइवेल, थर्ड है डॉबी एंड लास्ट ऑप्शन है आपका जैकार्ड। तो जो तिरछे लकीरें होती है ना, कैसे, इस तरह की या इस तरह की, तो ये किसकी विशेषता होती है, ये होती है ट्विल बिनाई की विशेषता। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ट्विल बिनाई में एक लहर के समान, कैसे लहर निकल रही है ना, एक लहर के समान धारियां कैसे जाती हैं, बाई से दाई तथा बाई से दाई और दाई से बाई जाती है, वो दिखाई देती हैं। और जो ट्विल बिनाई होती है ना, ये बनती है 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ट्विल बिनाई कितने एंगल पर बनती है। तो बनती है कितने, 45 डिग्री के एंगल पर ट्विल बुनाई की जाती है। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ आप लोगों से लोहे को जंग लगने से ऐसे बचाया जा सकता है, यानी कि हम लोहे को जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है पोंछ कर स्वच्छ करना, सेकंड है ऊष्मा में उसका उपयोग ना करना, थर्ड है निरंतर धोना एंड लास्ट ऑप्शन है लोहे की सतह पर ग्रीस की पतली परत लगाकर। देखो आप लोग, अगर हमें लोहे को जंग लगने से बचाना है तो अगर हम उसको पोंछ कर उसको स्वच्छ रखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, और ऊष्मा का उसका प्रयोग नहीं करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसको निरंतर हम धो देंगे तब तो और जल्दी जंग लग जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, लोहे की सतह पर ग्रीस की पतली परत यानी कि लेयर लगा देनी चाहिए। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ आप लोगों से भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा निगम आदि में संचित धनराशि का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग को ये बताना है, जो भविष्य निधि योजना में हमारा पैसा हो जाता है, जो जीवन बीमा निगम में हम लोग क्या करते हैं, अपनी धनराशि संचित करते हैं, तो वो किसमें, वो धनराशि का उपयोग किस लिए किया जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है आकस्मिक संकट में, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक प्रतिष्ठा में, थर्ड है मनोरंजन हेतु एंड लास्ट ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय विकास कार्यों में। तो जो भविष्य निधि योजना और जीवन बीमा आदि में संचित धनराशि का उपयोग किया जाता है ना, वो किया जाता है किस लिए, राष्ट्रीय विकास कार्यों के लिए। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ है आप लोगों से पाथवे चार्ट किससे संबंधित है। तो आपको ये बताना है जो पाथवे चार्ट है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है सुई और धागा, सेकंड है पेन और पेंसिल, सेकंड है पिन और सुई एंड लास्ट ऑप्शन है आपका पिन और धागा। तो जो पाथवे चार्ट होता है ना, वो आपका संबंधित होता है किससे, पिन और धागे से। ठीक है, किससे, पिन और धागे, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे सर्वप्रथम किसने दिया था, सबसे पहले दिया था गिलबर्थ ने। ठीक है, किसने दिया था, गिलबर्थ ने इसे सबसे पहले दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पूछा हुआ आप लोगों से प्रसार शिक्षा है। तो आप लोग को ये बताना है कि प्रसार शिक्षा क्या है, दो तरफा मार्ग है या तीन तरफा मार्ग है या एक तरफा मार्ग है या चार तरफा मार्ग है। तो प्रसार शिक्षा यानी कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन होता है ना, वो दो तरफा मार्ग होता है। कैसा होता है, दो तरफा मार्ग होता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। पूछा हुआ इस क्वेश्चन में आपसे, प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों की सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ काम किया जाना है, यह परिभाषा दी गई है। तो ये एक आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन की डेफिनेशन है।
आपको ये बताना है कि ये परिभाषा किसने दी हुई है। ठीक है, प्रसार एक शिक्षा जिसका उद्देश्य उन लोगों की सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ काम किया जाना है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ओपी धामा के द्वारा दी गई है, या डगलस एस मिंजर के द्वारा दी गई है, या श्री कृष्णामाचारी द्वारा दी गई है, या सुपे द्वारा दी गई है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। की पॉइंट दिया हुआ है। डेफिनेशन हम लोगों को इतने इजी तरीके से याद तो होती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, डेफिनेशन के की पॉइंट निकाल लेते हैं। जैसे इसका उद्देश्य क्या है, किसका उद्देश्य, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य पूछा है, क्या है कि सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाना। क्या पूछा है, परिवर्तन यानी कि चेंज लाना। तो ये डेफिनेशन किसने दी, डगलस एस मिंजर द्वारा दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, वक्ता, भाषण, श्रोता का संचार का मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। क्या पूछा गया है, वक्ता, भाषण, श्रोता का संचार का मॉडल किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल, सेकंड है वेस्टली, थर्ड ऑप्शन है आपका बर्लो, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका मैकलीन। तो जो क्या होता है, जो वक्ता होता है, वक्ता का मतलब क्या होता है आपका स्पीकर, क्या होता है स्पीकर। भाषण का मतलब क्या होता है स्पीच, एंड श्रोता का मतलब होता है आपका ऑडियंस। तो जो वक्ता, भाषण, श्रोता यानी कि स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, संचार का मॉडल यानी कि कम्युनिकेशन मॉडल दिया था, ये दिया था आपके, किसने दिया था, अरस्तु के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको। इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे क्या हो सके, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, और आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन किया कीजिए, क्योंकि आपका बिहार पीजीटी और झारखंड का एग्जाम जल्दी ही होने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच।